हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो ECO 10 जो कि हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग है उसके लिए होने वाली है। ठीक है, इसमें हम देखो आज पहला दिन है तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ पेपर का स्ट्रक्चर, जैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। 20 मार्क्स थ्योरी होती है इसमें, बाकी 30 मार्क्स जो होते हैं इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब 20 मार्क्स थ्योरी जो होती है फर्स्ट चैप्टर से कवर करता है 10 या 15 मार्क्स। बाकी जो मार्क्स होते हैं 10 नंबर या फिर 5 नंबर वो दूसरे चैप्टर्स से होते हैं। तो क्या क्या कवर होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स। ठीक है, इसमें मैं आंसर्स भी बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से या लास्ट तक देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और हमें डिफरेंस बताना है किसके बीच, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग के बीच। ठीक है, सो इसका आंसर हम देखते हैं पहले। ये रहा, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसके लिए, कॉस्ट को अकाउंट करने के लिए, कॉस्ट को एक तरह से मैनेज करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, इट प्रोवाइड स्टैटिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर एस्टिमेट्स में बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये स्टैटिकल डाटा हमें प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर के एस्टिमेट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। लाइक सेलिंग प्राइस इससे फिक्स होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इनकॉर्पोरेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इन्वॉल्व एनालिसिस रिकॉर्डिंग इस्टेब्लिशमेंट कंपैरिजन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं ये सब टर्म्स। तो ठीक है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछे तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो जिसको आपको अच्छे नंबर मिल। देखो लिखने चाहो तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, 2 लाइन में भी, लेकिन जितना कम लिखोगे वो एग्जामिनर के ऊपर उतना इफेक्ट कम पड़ेगा क्योंकि उसको चाहिए ज़्यादा। और ज़्यादा का मतलब ये नहीं कुछ भी लिखो अच्छी चीज़ लिखो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा मेन जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टू एनालाइज एंड क्लासीफाई। इसमें हम एनालाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को। फाइनेंशियल में हम क्लासीफाई नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, एनालाइज करने के बाद उसको क्लासीफाई कर देते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट का क्या होता है, एसेटमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी मैंने लिखा शॉर्ट फॉर्म में, इसमें हम एसपी का डिटरमाइन कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर एस्टिमेट्स पहले ही बता देते हैं, तो उसकी वजह से जो उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो भी हम एस्टिमेट मतलब डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट है, टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ वेस्टेज। जो वेस्टेज की कॉज होती है उसको भी क्या कर लेता है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, डिस्कस 5 मेथड ऑफ कॉस्टिंग। देखो ये जो 5 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है ये डायरेक्ट बहुत कम पूछता है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स में पूछता है। वो कैसे पूछता है मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या होते हैं इसके शॉर्ट नोट्स। देखो मैं एक सिंपली ये मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ। पहले देखो मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है, 2 होता है। एक तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, कंटिन्यूअस ऑर्डर। स्पेसिफिक में क्या होता है, बस हम कोई खास ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम लगातार मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रिपेयर करते जाते हैं। अब इसके अंदर होता है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट। ये स्पेसिफिक में होता है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रोसेस, यूनिट और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करना कौन कौन से हैं, जॉब कॉस्टिंग आता है पेपर में, बैच कभी कभी आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके बाद प्रोसेस आता है और यूनिट आता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं आता है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। जैसे बता देता हूँ, ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है, मतलब जो इंटेंजिबल कॉस्ट होता है उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जॉब कॉस्टिंग क्या होता है इसको हम थोड़ा डीपली देखते हैं क्योंकि ये 5 नंबर में आ जाता है डिफ्रेंशिएट करने वाले में, तो आप इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट्स आप देख सकते हैं, परफॉर्म्ड अंडर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। ठीक है, ये क्या होता है, परफॉर्म होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी की इंस्ट्रक्शन पे होता है। जब कोई बोलेगा हमें कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए तभी हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एवरी कस्टमर हैज़ ए स्पेशल टेस्ट, प्रेफरेंस, डिज़ाइन एंड स्पेंडिंग पावर। ठीक है, नॉट कंपेरेबल। इसमें हम कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि हम एक ही
मतलब एक किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाते हैं फिर उसके बाद कुछ और बनाते हैं, तो इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। नॉन रिपीटेटिव, इसमें रिपीट भी नहीं होता है जो मैंने अभी बताया। ईच जॉब हैज़ यूनिक फीचर, इसको आप स्किप कर देना, ठीक है। इसमें यूनिक फीचर होते हैं सबके अपने अपने। परफॉर्म्ड इन ए स्मॉल ड्यूरेशन, ये इस स्मॉल ड्यूरेशन का होता है क्योंकि हमें इसमें शॉर्ट टर्म के लिए मतलब ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। इन फैक्ट्री प्रीमिसेस, देखो इसमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट्री में हो, बट मोस्ट ऑफ क्या होता है फैक्ट्री में ही हो जाता है ये काम इसका। वर्क स्टार्ट आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, जो काम स्टार्ट होता है वो ऑर्डर रिसीव होने के बाद ही होता है। नेक्स्ट हमारा बैच कॉस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेम ही होता है, बस इसमें क्या होता है, बैच इज़ अ स्मॉल नंबर। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, बैच इज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर पास थ्रू द फैक्ट्री इन अ ग्रुप। इसमें ग्रुप में किया जाता है, उसमें सिंगल किया जाता है, इसमें ग्रुप में किया जाता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इस बैच इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली, जो बैच होते हैं उनके जो कॉस्ट होती है वो सेपरेट कैलकुलेट होती है। ईच बैच इज़ टेकन एज वन कॉस्ट यूनिट, जो एक बैच होता है उसको वन कॉस्ट यूनिट के तौर पे कंपेयर किया जाता है, टेकन लिया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट ऑफ बैच अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप याद कर सकते हो, जो कि लिख के आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, ये जो हमारा जॉब कॉस्टिंग होता है इसमें डिफरेंस भी पूछते हैं। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो जॉब कॉस्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है और लार्ज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इन्वॉल्व्स लार्ज इन्वेस्टमेंट। इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ये एक से ज़्यादा साल ले लेता है, ठीक है। परफॉर्म्ड आउटसाइड फैक्ट्री होता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आते हैं, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन आते हैं, मेनली इसमें कंस्ट्रक्शन का काम आता है, जैसे ब्रिज हो गया, पुल हो गया, डैम हो गए, ये सब, ठीक है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज़ टेकन सेपरेटली, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेपरेटली लिए जाते हैं। जनरली ऑफ कंस्ट्रक्शन नेचर, इसमें मेनली क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का नेचर होता है। ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग, इसको टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये सिंपल देखो क्या होता है, इसमें जो हमारे मतलब वो होते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, प्रोसेस से जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस से जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बना हुआ है प्रोसेस 1, तो जो प्रोसेस 1 में होता है वो आउटपुट होता है, वो आउटपुट जाके दूसरे का मतलब जो आपका आउटपुट है वो दूसरे में जाके आउटपुट बनेगा, और इसका इनपुट जो होगा वो दूसरे में जाके फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें कई सारे प्रोसेस बोल सकते हो और फिर स्टेज बोल सकते हो, इसमें कंसीडर किए जाते हैं। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहता है, इसमें रुकता नहीं है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस ऑर्डर चाहिए होते हैं, तो प्रोडक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस, जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो एंड मतलब हर प्रोसेस के एंड में कैलकुलेट किया जाता है। मास स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे ये छोटे लेवल पे नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो जितने भी हमने प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्ट अपॉन में जितने हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं वो, ठीक है। अब यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, सिंपली होता है, ओनली वन प्रोडक्ट होता है, ये आइडेंटिकल यूनिट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, टोटल कॉस्ट अपन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये तो होगा हमारे इंपॉर्टेंट मतलब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, describe various factors that are taken into consideration while installing the costing system in an organization। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करना भूल गया, डिफ़िकल्टीज़ भी पूछता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखो ये रहा, यहाँ पे पॉसिबल डिफ़िकल्टी लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 1 पॉइंट, ये बुक में भी मिल जाएगा आपको इसका आंसर, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो डिफ़िकल्टीज़ हो रही है और कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करने चाहिए हमें इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग में। तो डिफ़िकल्टीज़ देखो क्या क्या है, इनएडिकेट सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट होता है कभी कभी इसको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब कुछ ऑफिसर इसको सपोर्ट नहीं करते। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ एसोसिएटेड विद ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, कभी कभी रुकाव भी महसूस होता है, वो सपोर्ट नहीं आता है जो आना चाहिए इसके इंस्टॉलेशन को लेके, ठीक है। रीसेटमेंट एट अदर लेवल इन व्यू ऑफ एडिशनल वर्क एक्सपेक्टेड ड्यू टू कॉस्टिंग सिस्टम,
ठीक है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड स्टाफ टू हैंडल द न्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो नया कोई भी अगर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाएगा तो उसको ट्रेन करने के लिए नए लोग चाहिए, क्योंकि अगर नए चीज़ लाओगे तो जो पुराने लोग होंगे उनको तो नॉलेज नहीं होगी ना, कुछ को हो सकती है मान लो, लेकिन सबको नहीं होगी, तो उनको ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए, फिर नए स्टाफ चाहिए, नया ट्रेनर चाहिए, तो उसके लिए और ज़्यादा पैसे लगेंगे जो कि अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, हैवी कॉस्ट, इसका इंस्टॉलेशन होता है उसमें हैवी कॉस्ट भी लगती है, तो ये भी इसको क्या करते हैं, डिफ़िकल्टीज बना देती है, डिफ़िकल्ट बना देती है। अब कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में देने चाहिए, पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, हमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मतलब ज़रूरी क्यों है, क्या उद्देश्य है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है उसका नेचर ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट किस क्वालिटी की है, जो हमने ऊपर डिफ़िकल्टीज़ पढ़ा था उसी का सॉल्यूशन एक तरह से कि मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, साइज क्या है, उसके हिसाब से फिट बैठता है को उस तरह का कॉस्टिंग सिस्टम या फिर नहीं। ठीक है, टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस का टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है वो भी देखना चाहिए। ठीक है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द स्टाफ, ठीक है, बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसी नए अगर इंस्टॉल हम कर रहे हैं कॉस्टिंग सिस्टम को तो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप देख लेना, बाकी के मेन ये थे मैंने बता दिए, बाकी आप देख सकते हो यहाँ से। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडवांटेज ऑफ टाइम वेस्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा मेजर एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, देखो टाइम वेस्ट सिस्टम में एक सिस्टम होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बहुत बार आता है वो मैंने मेंशन किया, बाकी क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में ले आऊँगा जो कि कल ले आऊँगा रात तक। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी 2-3 पार्ट और लाऊंगा जिसमें एक एक दिन करके सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या मैं जो होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे एडवांटेज देता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है हमारा लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मेनली फाइनेंशियल पूछता है तो हम फाइनेंशियल करेंगे इसमें। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया आते ही हैं, अब जैसे कॉस्ट यूनिट हो गया, लेबर टर्नओवर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके शॉर्ट नोट्स भी हमें करने तो हम इस वीडियो में ये सब कर लेंगे अभी। ठीक है, सो आइए हम आंसर करते हैं। हमारे देखो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, बचा क्या फोर्थ, तो फोर्थ पे आते हैं हम अब। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मेन एडवांटेज ऑफ टाइम रेट सिस्टम। तो इसका आंसर आप देख लो, नोट कर लो, या तो बुक में भी मिल जाएगा आपको, पेज नंबर में बता दूंगा, पेज नंबर है इसका 62। ठीक है, 62 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ आप जाके टिक कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी होती है तो वो भी आप कर लेना। ठीक है, देखो क्या क्या होती हैं, पहला क्या है, इट ऑफर टू फिक्स्ड मिनिमम वेज टू वर्कर फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करता है, ऑफर करता है फिक्स टाइम वेज सिस्टम। ठीक है, एक तरह से बता देता है कि हाँ तुम्हें इस टाइम के लिए इतने पैसे मिलेंगे, तो लेबर को भी कोई वो दिक्कत नहीं होती कि बाद में हमें ऐसा धोखा ना हो। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज कैलकुलेशन ऑफ पेबल अमाउंट ऑफ वेजेस। ये जो अमाउंट होता है वेज का वो क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है पेमेंट। ठीक है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। थर्ड पॉइंट है इट मेक अ स्टेबल एंड सिक्योर रिटर्न टू द वर्कर्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेबल और सिक्योर रिटर्न कर देता है वर्कर्स के लिए। ठीक है, ताकि उनको जो रिटर्न मिले, उनको पैसे मिले, ठीक है, स्टेबल रहे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इट इनकरेज द वर्कर टू डू देयर जॉब विथ utmost क्वालिटी केयर एंड एफिशिएंसी एंड द बेस्ट पॉसिबल मैनर। देखो अब उनको टाइम से पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, तो इनकरेज हो गई, तो अपना काम भी क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, इट प्रमोट सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग द वर्कर। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, इक्वालिटी लाता है और यूनिटी लाता है वर्कर्स, क्योंकि इनको उस वेज के हिसाब से पैसे मिलेंगे, सबको बराबर मिलेंगे, तो क्या होगा कि उनको लगेगा कि हाँ ऐसे धोखा नहीं हो रहा है, तो इक्वालिटी हो रही है और यूनिटी उनकी आपस में बनेगी, और यूनिटी से जो काम होता है वो बहुत अच्छा ही होता है। ठीक है, 6 पॉइंट आप छोड़ सकते हो, मेन 5 क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं तो आप 5 बता देना। उसके बाद पूछा जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं कॉस्टिंग के। तो देखो इसमें सिंपल सा आप हेडिंग याद कर लो, बाकी अंदर आप एक्सप्लेन इससे ज़्यादा कर सकते हो। पहले क्या है, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, फ्यूचर एस्टिमेट करता है, तो फ्यूचर एस्टिमेट में कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प दे देता है। ठीक है, रिवील्स प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। अब जैसे आप अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखोगे तो उसमें बस जो मॉनेटरी टर्म्स होते हैं वही बताता है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी बताता है, मतलब प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ भी बताता है। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी बनाने में अगर डिसीजन मेक में हेल्प करेगा तो
उसी डिसीजन से हम पॉलिसी बना सकते हैं, ठीक है। और फिक्सिंग इन सेलिंग प्राइस, ये हमने 2 बार पढ़ लिया कि ये सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसके साथ साथ इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जी आप इस जी छोड़ सकते हो, एच और आई कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी है, ठीक है। फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन, ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है कॉस्ट को, ठीक है। हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये थे इसके क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से एडवांटेजेस, जो एडवांटेज हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को कॉस्ट अकाउंटिंग से, वो यहाँ पे मेंशन, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था जून 2021 में, ठीक है। तो आप सितंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन थे, तो आप फर्स्ट चैप्टर का करके गए होते तो आपको कोई और चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, 20 नंबर आपके यहीं से मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिमिटेशन क्या क्या होती हैं, तो पहला होता है हिस्टोरिकल इन नेचर, ठीक है। पहला क्या होता है पॉइंट, हिस्टोरिकल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम जब भी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं यार, मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं एंड ऑफ द ईयर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एंड ऑफ द ईयर करते हैं। बट हम अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो हम डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक तरह से जो हमारा डाटा मिलता है वो हमें हिस्टोरिकल मिलता है, 1 साल का मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाती है, एक तरह से इसकी लिमिटेशन होती है। दूसरा क्या है, नो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, इसमें ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखो इसमें जैसे क्या बोले, देखो इन फाइनेंशियल accounting expenses are not classified into direct and indirect, fixed and variable, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, क्लासीफाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें क्लासीफाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है हमारा नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फिक्सेशन ऑफ प्राइस, ठीक है। इसमें फिक्सेशन ऑफ प्राइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बट एज़ कम्पेयर टू दिस हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं, फ्यूचर एस्टिमेट्स कर सकते हैं अपने एक्यूरेसी के साथ, या फिर कॉस्ट का अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फ्यूचर एस्टिमेट होती है, तो हम उससे प्राइस के एस्टिमेशन में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट है हमारा फोर्थ, नो कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। इस पे कोई लेबर मतलब इसका लेबर कॉस्ट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है नो सिस्टम टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट। इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो इसका एक वीक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। फिर फेल टू गिव रिलेवेंट डाटा, ये डाटा देने में फेल हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, मॉनेटरी के साथ साथ और भी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाता। अगला क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज अ होल। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज अ होल का मतलब क्या है, ये जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या देता है, पूरे डिपार्टमेंट की देता है, डिपार्टमेंट की नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की देता है। लेकिन हम कॉस्ट की बात करें तो अलग अलग हम डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, अलग अलग यूनिट में जा सकते हैं, अलग अलग बैच में जा सकते हैं, जैसे हमने मेथड्स पढ़े थे। तो ये इसकी क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है और कॉस्ट की एडवांटेज हो जाती है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। अब हम आते हैं शॉर्ट नोट्स वाले। कॉस्ट सेंटर यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि कॉस्ट यूनिट के साथ कॉस्ट सेंटर भी आता है। पहले हम कॉस्ट यूनिट देख लेते हैं। कॉस्ट यूनिट क्या आता है, इट रेफर्स टू मेजर ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जब हम मेजर ऑफ कॉस्ट करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। अभी 2 तरीके के होते हैं, सिंगल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, ठीक है। आप यहाँ से भी डेफिनेशन देख सकते हैं, ब्लैक हाईलाइट जो रखा है ये भी आप लिख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करूँगा लिखना, ठीक है। सो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसी में आता है कॉस्ट सेंटर। क्या होता है, देखो कॉस्ट सेंटर सिंपली क्या होता है, लोकेशन बोल सकते हो, पर्सन या फिर आइटम ऑफ इक्विपमेंट, इनके ग्रुप को बोलते हैं, फॉर विच कॉस्ट में बी असरटेन्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल के पर्पस से इसको किया जाता है। अब इसमें देखो लोकेशन का मतलब क्या है, फैक्ट्री हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, वॉर हाउस हो सकता है, स्टोर हो सकता है, सेल्स डिपार्ट हो सकता है। पर्सन में क्या हो सकता है, फोरमैन, सेल्समैन, कस्टमर, ठीक है। इक्विपमेंट में क्या होता है, मशीनरी, कार, ट्रक, क्रेन, ये सब हो सकते हैं। तो ये इजी पॉइंट था, आप इसको करके जा सकते हैं। कॉस्ट यूनिट मैंने बता दिया, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर other information. Thank you so much.